Hello and welcome to GenXIS. Today we are here to discuss a very important concept, that is SC/ST Atrocity Act of 1989, Sumit Mahajan judgment of 2018, Prithviraj Chauhan versus State Union of India judgment 2020 and many more cases. बट ये लेक्चर जैसा मैंने आपसे कहा एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर होगा, तो हम उसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी एक एक्ट को खाली डिस्कस नहीं करना है. वी विल चेक व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक्ट्स में क्या लिखा गया है, कौन कौन से मेजर इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा. व्हाई इज इट सो? क्योंकि यूपीएससी ने कुछ साल पहले एक बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा कि एससी और एसटी के माफ कीजिएगा, एससी और एसटी के एट्रोसिटीज से बचाने के लिए इंडिया में क्या क्या एक्ट्स एंड प्रोविजंस लाए गए हैं. ये एक बड़ा अलग क्वेश्चन था कि क्योंकि ज्यादातर बच्चों को एक ही एक्ट पता है, दैट इज एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट. बट इसके सिवाय बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एक्ट इंडिया में काम कर रहे हैं जो एट्रोसिटीज को प्रिवेंट कर रहे हैं. हम एक सीरीज में थे जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने आर्टिकल 15 और 16 को डील किया. आज आर्टिकल 17 की बारी थी. अब आर्टिकल 17 डायरेक्ट लिंक होता है अनटचेबिलिटी से. अब अनटचेबिलिटी वो टॉपिक है सर जो हमारे सोसाइटी में डीपली रूटेड है, इसलिए यहां से मल्टीपल क्वेश्चन निकल रहे हैं. हमें उन क्वेश्चंस को खास ध्यान देना है. वो क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे उसको आंसर किया जाएगा, प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे. एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट. रश्मि राठी, प्रणाम बेटा. दिग्ना पटेल, नोवेद, दीपल, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन. सो शैल वी स्टार्ट. आई नीड अ वेरी सिंसियर अटेंडेंस फ्रॉम यू, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, हमें सेंसिटिव बातें करनी है. कुछ लोग इससे खुद से रिलेट करना चाहेंगे तो मत करना, ठीक है, ये उसके लिए नहीं है. लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 70. ठीक है, ये थोड़ा टिल्टेड है, एक सेकेंड. व्हाट आर्टिकल 17 सेज, untouchability in any form is prohibited in India. अस्पृश्यता किसी भी प्रकार से भारत में वर्जित है. ठीक है, इस अगर लैंग्वेज को आप देखें तो ये कहीं ना कहीं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे मैच कर रहा है. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था, गुलामी को, तो सेम स्टेटमेंट वहां पे लिखा गया, बस वहां से हमने स्लेवरी हटा के अनटचेबिलिटी ऐड कर दिया. Am I clear? तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द सोर्स और लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 17, द सोर्स ऑफ लैंग्वेज इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पे स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज का यूज किया गया है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. द थिंग इज दिस आर्टिकल इज एब्सोल्यूट इन नेचर. फंडामेंटल राइट में ऐसे बहुत कम आर्टिकल्स हैं जो कि एब्सोल्यूट राइट है, जिनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. Or in any circumstances, this right cannot be snatched, even during emergency. अगर वॉर है या इमरजेंसी है, फिर भी आपके राइट्स आपसे नहीं छीने जा सकते. इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर. ऐसे कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम मिलते हैं. हमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन था कोई आर्टिकल एब्सोल्यूट मिल जाए. इट इज एब्सोल्यूट राइट. नॉट ओनली दैट, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दे आर जनरली आस्किंग इन द प्रीलिम्स, द वर्ड अनटचेबिलिटी. This word is defined nowhere. ना इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, ना ही सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955, ना ही ST/SC एट्रोसिटी एक्ट. इस वर्ड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. Why is the reason? What is the reason behind that? But this is very simple, because कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये जानते थे कि अनटचेबिलिटी विथ टाइम अपने फॉर्म को बदल देगा. जैसे मॉडर्न टाइम की अनटचेबिलिटी देखें तो जो हम एंशिएंट देखते थे, किसी को पानी नहीं पीने देना या किसी को टच नहीं करना, उससे ज्यादा इवॉल्व हो चुका है. आज डिजिटल एट्रोसिटी हो रही है. आज अनटचेबिलिटी भी डिजिटली है. रिसेंटली फेसबुक का एक रिपोर्ट आया है कि इंडिया में टोटल जितने हेटफुल वायलेंस के लिए स्पीच दी गई है, मोस्ट ऑफ स्पीच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ST/SC एट्रोसिटी. इवन 13%, मोर देन 13% टोटल पोस्ट्स which created violence was against ST and ST, which is highest among any single category. तो आज एट्रोसिटी ने अपने डेफिनेशन को चेंज कर लिया है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी कॉशियस when they were defining untouchability.
and they left this undefined. उन्होंने कहा कि हम नहीं डिफाइन करेंगे अनटचेबिलिटी को, ये ऐसे एज इट इज ही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन आर्टिकल 17 when they were writing untouchability they wrote that in double inverted comma. इस टर्म को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, उसका भी एक पर्पस है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बता रहा है कि अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी रीड लाइक इन इट्स लिटरल टर्म। जैसे अगर इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होता है, अस्पृश्यता, है ना। इसे इस लैंग्वेज में ना देखा जाए, इट हैज अ ब्रॉडर कॉम्प्लिकेशंस। इट इज नॉट जस्ट लिटरल अनटचेबिलिटी, बट किसी को उसकी कास्ट के लिए अब्यूज करना, किसी को कास्टिस्ट रिमार्क पास करना विल ऑल्सो बी अंडर अनटचेबिलिटी। किसी को पब्लिक स्पेसेस को ना यूज करने देना विल ऑल्सो बी अंडर अनटचेबिलिटी। मतलब द डबल इन्वर्टेड कॉमा इटसेल्फ explains that untouchability should not be dealt in its literal term. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्रिलियंट चीज है बेटा, उससे समझने के लिए हमें थोड़ा ओपन माइंडसेट चाहिए। हर एक वर्ड, हर एक अगर कोई सिंबल यूज हो रहा है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, अननेसेसरी नहीं यूज होता। किसी को पता ही नहीं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा ये दिखा रहा है कि लिटरल टर्म नहीं देखना है, बल्कि ब्रॉडर डेफिनेशन देखनी है। लिटरल टर्म में मैं कहूं अनटचेबल, मतलब आप मुझे टच नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं कर सकता, दैट इज अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो, जो हिस्टोरिकली चल रहा था, जो फ्यूचर में आएगा, वो सभी चीजें डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गई है, ठीक है। आर्टिकल 17 डिफाइंस ऑल दिस थिंग्स एंड इट इज अ प्यूनिटिव आर्टिकल, दैट द ओनली आर्टिकल इन एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन which is punitive in nature. ये कहता है इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, अगर आप ये करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। But what kind of punishment? The Constitution leaves this topic on the Parliament. You decide what kind of punishment you want to provide. Okay, इसीलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1955 में, जिसको अनटचेबिलिटी अबॉलिशमेंट एक्ट कहते हैं, which was later renamed in 1976 as the Civil Rights Act of 1955. इसका ओरिजिनल नाम सिविल राइट्स एक्ट नहीं था, ठीक है। अब ये चीजें आपको बेटा समझना बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी में हमें बताइए कि कौन से प्रोविजंस आज तक किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अनटचेबिलिटी अबॉलिशमेंट एक्ट, व्हिच वाज लेटर रीनेम्ड एज सिविल राइट्स एक्ट। ये एक्ट डिफाइन करता है कि हमें किस किस चीज को अनटचेबिलिटी में काउंट करना है या क्या एट्रोसिटीज होती है। जैसे कि इसने कहा कि किसी को कोई पब्लिक प्लेस ना यूज करने देना, किसी को रेस्टोरेंट में एंट्री बैन करना। इवन दिस आर्टिकल इज अमॉन्ग वेरी रेयरेस्ट आर्टिकल विच गिव्स यू राइट अगेंस्ट इवन इंडिविजुअल। हमारे सारे फंडामेंटल राइट स्टेट्स के अगेंस्ट है कि सरकार ये नहीं करनी है, सरकार वो नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 17 इज अगेंस्ट इवन इंडिविजुअल, कोई आदमी भी आपके साथ ये नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो अगर सिविल राइट्स एक्ट की बात करें तो वो बताता है कि व्हाट इज सिविल राइट। हर एक इंसान को रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेसेस एंड अदर थिंग्स के एक्सेस का राइट होना चाहिए, और अगर आप नहीं दे रहे तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस विथ आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट। सिविल राइट्स एक्ट ये था, बहुत पुराना है, इसको बहुत डिटेल में देखने की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि ज्यादातर न्यूज में नहीं रहता, बट फिर भी हमें बेसिक एक न्यूएंस पता होना चाहिए कि सिविल राइट एक्ट क्या था, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में 2-3 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। तो इसको न्यूएंस ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट कहते हैं। फिर क्या होता है बेटा, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि इन 1970s इन 1980s lot of severe atrocities were committed on SC and ST community people. There were plenty of examples like Belchi incident or Belchi massacre. What was Belchi massacre? Belchi बिहार की एक जगह है जहां पे नियरली 11 लोगों को, जिसमें विमेन और चिल्ड्रन भी थे, बर्न्ड अलाइव, जिंदा जला दिया गया, बिकॉज दे वर बिलोंगिंग फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटी विच इज SC। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था सर कि उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट नहीं थी, इंदिरा गांधी अपोजिशन में थी। इंदिरा गांधी हाथी पे बैठ के, क्योंकि वहां पे फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी,
हाथी पे बैठ के इस जगह को विजिट करते हैं। और ये इंदिरा गांधी के करियर का रिटर्न पॉइंट था। 1977 में जब सब कह रहे थे कि इंदिरा गांधी का करियर खत्म हो गया है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी कभी नहीं आएंगी, बेल्ची इंसिडेंट की वजह से इंदिरा गांधी अगेन लाइमलाइट में आ जाती एज अ मसीहा ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटी। एम आई क्लियर? बेल्ची उन लाखों इंसिडेंट्स में से एक था, इससे भी बड़े बड़े हुए, जैसे लक्ष्मणपुर इंसिडेंस। लक्ष्मणपुर इंसिडेंस में ये इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा माशकर माना जाता है, जनहत्या। 58 पीपल वर किल्ड एंड बर्न्ड अलाइव इन बिहार। हुआ यह था कि एक वायलेंस चला था पहले बिहार में, जो भूमिहर वो होते थे ना लोग, लैंडलॉर्ड जिसको हम कहते हैं, उनके और एससी एसटी कम्युनिटी के बीच थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था। तो हुआ यूं कि उनके अपर कास्ट के लोग गए और 11-12 एससी एसटी के लोगों को हाथ बांध के जिंदा जला दिया पब्लिकली। इन रिटर्न उस समय बिहार में कम्युनिस्ट मूवमेंट उसके पीक पर थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नॉट पार्टी बट दे वर एक्चुअली ग्रुप। और इन लोगों ने बदला लिया। दे किल्ड 38 भूमिहर लैंडलॉर्ड्स, अपर कास्ट को 38 को इन्होंने मार दिया, जाकर उनके गांव में घुसे गोली मार दी रात में। अब इसका बदला लिया गया, और बदला ऐसा लिया गया कि इतिहास आज भी इसे याद रखता है। 58 में से 23 विमेन थी, 10 बच्चे थे। गांव को हर साइड से घेर कर कंटिन्यूअस फायरिंग की गई। फायरिंग तक नहीं रुके, इसके बाद जो जिंदा बच गए या जिसको गोली लगी थी उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया, डोरी से बांधा गया और केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया। 58 पीपल। और ऐसे प्लेंटी ऑफ इंसिडेंट्स हिस्ट्री में 1970s और 1980s में हुए। इट सीम्ड दैट इंडिया इज बर्निंग ऑन द कास्ट बेस्ड वायलेंस। आपको लगता होगा ये तभी हुआ था, पुराना था, but it still continues. Let me explain some recent examples. एक बच्चा था, I think मानव सोलंकी or some name, I am forgetting the name, surname was Solanki. He was a student of IIT Bombay, one of the most prominent institute of India, and he committed suicide. रीजन था कास्ट बेस्ड वायलेंस, जो हमें इंस्टीट्यूशनल वायलेंस भी दिखा रहा है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जहां हम ये मानते हैं कि एजुकेटेड लोग हैं वहां। और ये इंसिडेंस 2023 का है, बहुत पास्ट नहीं है, 2022। आप सभी जानते हैं द हाथरस मर्डर केस, हाथरस रेप एंड मर्डर। हाथरस में एक 19 ईयर की बच्ची को गैंगरेप किया गया, उनकी जीभ काट दी गई, फिजिकली असॉल्ट किया और खेत में मारने के बाद बिना कपड़ों के फेंक के भाग गए। द शॉकिंग इंसिडेंस वॉज कि हाथरस का पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। आफ्टर 11 days डीएनए टेस्ट किया जाता है, एंड यू नो वेरी वेल उसके बाद कोई भी डीएनए ट्रेसेस नहीं मिलते, एंड दैट्स द रीजन बोथ अक्यूज्ड आर फ्री नाउ। हाथरस जब इंसिडेंस होता है, इंडिया पूरा टर्मोइल में आ जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में इसके खिलाफ आंदोलन होता है, गवर्नमेंट प्रेशराइज होती है, फिर भी एक्शन के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इवन एफआईआर वाज रजिस्टर्ड 11 days आफ्टर। कठुआ मर्डर केस, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, आपने एक मूवी देखी होगी आर्टिकल 15, द वेरी वेल परफॉर्म बाय आयुष्मान खुराना है ना, आयुष्मान खुराना ही वो द एक्टर। अ ब्रिलियंट मूवी, सभी को देखनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। दिस एंटायर मूवी इज बेस्ड ऑन not Hathras but Lakhimpur Kheri incidents, where 14-year girl and 17-year girl was gang raped, murdered and hanged on tree publicly, public display किया गया। इवन हाथरस के रेप का रीजन आपको पता है क्या है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। बट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक ट्रेडिशन है हमारे देश में, कास्ट बेस्ड वायलेंस को, अपनी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए विमेन का फिजिकल असॉल्ट। इनके घर की महिलाएं उठा लाओ, अपने आप चुप हो जाएंगी।
ये बहुत प्रोमिनेंट था हमारे देश में, इवन है। इसमें एक बहुत फेमस टर्म है साउथ पैराडॉक्स। व्हाट इज साउथ पैराडॉक्स? जनरली हम ये मानते हैं कि साउथ इंडिया इज मोर एजुकेटेड, सोशली रिफॉर्म्ड, बट इन 2025 more than 10,000 caste-based incidents have reported in only Tamil Nadu, not even South entire. तमिलनाडु की पॉपुलेशन यूपी से 4 टाइम्स कम है। यूपी में टोटल इंसिडेंस जो कि कास्ट बेस्ड वायलेंस का हब माना जाता है इज 15,000, while in Tamil Nadu it is 10,000. Even South India is turning into caste based violence hub. इसे साउथ पैराडॉक्स का टर्म दिया जा रहा है। जब भी मेंस में आंसर लिखना पड़ता है बेटा, मेंस का आंसर थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स होने चाहिए जो आपके मेंस के आंसर को इस तरह बना दे कि दुनिया सोचते रह जाए। उसमें से कुछ टर्म्स है साउथ पैराडॉक्स। ठीक है, अब ये चीज तो एकदम क्लियर है कि नो डाउट व्हाट काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स वी आर टॉकिंग, बट द SC और ST कम्युनिटी इन इंडिया इज वल्नरेबल टुवर्ड्स वायलेंस, एंड दैट टू इंस्टीट्यूशनल वायलेंस। क्योंकि इशू कहां आता है, जो ऑप्रेस कर रहे हैं दे बिलोंग टू सर्टेन कास्ट, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिकल, पुलिस, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम कास्ट। तो ना ही रिपोर्ट लिखी जाती है, ना ही इनकी बातें सुनी जाती है। हाथरस इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। हाथरस में बच्चे की डेड बॉडी को रात में 2:30 बजे पुलिस वाले जबरदस्ती जला देते हैं बिना फैमिली के कंसेंट के, पता भी नहीं चलता। अब सोचिए तो क्लियर कट दिख रहा है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट। अगर कोई आपके पास रेप कंप्लेन लेके आया है, इट इज योर ड्यूटी टू रजिस्टर द कंप्लेन, स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, टेक DNA सैंपल। कुछ भी नहीं किया गया 11 डेज तक। और वही रीजन था जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वो केस ग्राउंड ही होल्ड नहीं कर पाया हाई कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट तो एविडेंस के बेस पे काम करती है। देयर वर नो एविडेंस, एवरीवन सेट फ्री, right? So this is something that is very serious from our country's point of view. I'm not here to create some class, but it is the reality कि problems हैं. So the question is how to solve that problem. And the problem was tackled through a very significant legislation. और ये legislation था Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989। ये एक्ट पास होता है 1989 में, जो हमारे आज के लेक्चर का टाइटल है। Why 1989? तो as I have explained, there were severe incidents of caste-based violence, like Lakshmanpur, then Belchi, and many more. लक्ष्मणपुर और बेलची तो एक माइनर एग्जांपल्स हैं। मेजर इंडिया में बहुत सारे ऐसे मैसेकर उस समय हो रहे थे। To prevent that massacre, we have introduced SC and ST Atrocity Act. इस एक्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में एक क्लासिकल एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्लास लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेशन ऑफ कास्ट। लेजिस्लेशन ऑफ क्लास का मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना जो प्रोटेक्टेड नहीं है, टू प्रोटेक्ट समवन, लाइक इन इंडिया ST and SC। इसलिए हमने एक डिफरेंट लीगल सिस्टम क्रिएट किया। एक ही लॉ अब अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से अप्लाई होगा, क्योंकि वी नीड टू प्रिवेंट सम क्लास ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम हैवी एट्रोसिटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करने वाला व्हाट इज लेजिस्लेशन ऑफ क्लास। बाकी आज का भी 2 घंटा उसमें निकल जाएगा। Based on legislation of class, what was SC and ST Atrocity Act? इसके कुछ प्रोविजंस हमें समझने पड़ेंगे। The very first, it clearly defines what is atrocity. जो मिसिंग था सिविल राइट एक्ट में। सिविल राइट एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो बताया गया है कि किसी को पानी नहीं यूज करने देना, किसी को मंदिर में प्रवेश से मना करना, इस सबको भेदभाव कहा जाएगा। But problem is not only limited to discrimination. It somehow spread into atrocities. Atrocity मतलब किसी पे violence create करना based on certain identity.
पहली बार इंडिया में द टर्म एट्रोसिटी वाज डिफाइंड इन SC/ST एट्रोसिटी एक्ट। क्योंकि काफी बार ये पूछा जाता है कि जब सिविल राइट एक्ट पहले से था तो व्हाई यू ब्रॉट एट्रोसिटी एक्ट? बिकॉज सिविल राइट एक्ट वाज प्रिवेंटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, not against atrocity, and hence we needed a different legislation for atrocity, and we defined atrocity as either any kind of verbal, non-verbal mode of representation or expression to defame someone on their caste. अगर आप किसी की जाति पे उसे नीचा दिखाओ, ये एट्रोसिटी है। किसी की जाति के आधार पर उसके साथ वायलेंस हो, ये एट्रोसिटी है। इवन द डेफिनेशन ऑफ वायलेंस वाज वाइडेंड, नॉट नेसेसरीली फिजिकल अब्यूज होना चाहिए, मेंटल अब्यूज को भी हम एट्रोसिटी गिनेंगे। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। श्योर। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस सेक्शन की क्या थी, इस एक्ट की क्या है? इस एक्ट में एक सेक्शन आया, दैट इज सेक्शन 4, और इंडिया के वेरी फ्यू एक्ट्स में से एक्ट बन गया जहां पे पब्लिक ऑफिसर को कहा गया है, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर हु फेल टू परफॉर्म द ड्यूटी। अगर कोई आपके पास FIR लिखने आ रहा है, आपने नहीं लिखी, इफ यू फेल टू परफॉर्म द ड्यूटी यू विल फेस इम्प्रिजनमेंट। इवन पुलिस ऑफिसर को जेल भेजा जा सकता है 6 महीने से 1 साल तक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, पहली बार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया जाए टू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि हर एट्रोसिटी के एक्ट में ये देखा गया कि जो पुलिस ऑफिसर है वही ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे, और इसी वजह से एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं। अगर पुलिस ऑफिसर उसकी ड्यूटी परफॉर्म करे तो एट्रोसिटीज नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा क्या था? सेम क्राइम अगर कोई जनरल कैटेगरी के खिलाफ कर रहा है या SC कैटेगरी के खिलाफ कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट डिफरेंट है। बट यहां पे पनिशमेंट्स को मोर हीनियस या एग्रीवेटेड बनाया गया, ज्यादा सीरियस बना दिया गया। लेट्स सपोज अ पर्सन बिलोंग्स टू X कैटेगरी, जनरल, ओपन है ना, जनरल, एंड अ पर्सन बिलोंग्स टू Y, पर्सन Y बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, ओके, एंड हियर X कमिट्स रेप ऑन Y, इनको 20 साल तक की सजा मिलेगी, राइट? But if this is ST or SC, then for the same crime, you may attract death penalty, फांसी की सजा मिल सकती है। मतलब क्राइम सेम है, पनिशमेंट डिफर कर दिया है। अब ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट आ गया। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? एवरीवन इज सेम इन द आईज ऑफ लॉ, दैट इज रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट उसी रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ में हमने देखा था लेजिस्लेशन ऑफ क्लास, कि अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंसिव इक्वालिटी। एक होता है सामान्य इक्वालिटी, जैसे मैंने कह दिया कि आप सभी इक्वल हैं, तो सामान्य इक्वालिटी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बट आप में से कुछ ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन शायद सेम नहीं है, जिसकी सोशल कंडीशन शायद सेम नहीं है, और मैं कह दूं सभी इक्वल हैं, तो ये इक्वालिटी नहीं हुई ना। बल्कि मुझे ऐसा बच्चा जो स्पेशली एबल्ड है, ऐसा बच्चा जो इकोनॉमिकली वीक है, ऐसा बच्चा जो सोशली वीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ेंगे। इसे कहा गया सब्सटेंसिव इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट इज अ क्लासिकल एग्जांपल व्हिच प्रोवाइड्स सब्सटेंसिव इक्वालिटी। अब सर ये क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि यही सब इंट्रो में लिखा जाता है। अगर आपको इससे क्वेश्चन आया, सो जा बेटा, लेक्चर चालू हुआ, नींद आ रही है। अगर आपको इससे क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से, इंट्रो में क्या क्या लिखोगे? द SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 was passed to provide substantive equality and justice based on legislation of class doctrine to protect the communities of ST and SC from atrocities committed on them. ये हो गया परफेक्ट इंट्रो। बच्चे ज्यादातर यही कंफ्यूज होते हैं ना, इंट्रो में क्या लिखेंगे? इंट्रो ऐसे लिखा जाता है।
ठीक है, इंट्रो हर चीज का समझो बेटा, तभी आप आंसर। कभी भी कोई भी इंट्रो लिख रहे हो, वहां पे 4-5 प्रिंसिपल ऐड करो, क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। जो आप लोग टॉपर्स के आंसर पढ़ते हो, टॉपर्स के आंसर पढ़ के लगता है यार क्या लिख रहा है बंदा, क्योंकि इस बंदे ने पढ़ा अच्छे से था, उसने हर चीज को मिक्स करना सीखा हुआ है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, एक मिनट मैं ऑनलाइन देख लूं। मेरे ऑनलाइन बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर कभी ऑनलाइन देखते नहीं है। तो बेटा एक सिंपल रीजन है, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं चाहता हूं कि पूरा फोकस क्लासरूम में हो। आई एम नॉट हियर टू टेक सम व्यूज, जहां पे मुझे 1-2 लाख व्यू मिल जाए मैं खुश हो जाऊं, तुम लाइक कर दो मैं खुश हो जाऊं। तुम्हारे लाइक से तुम्हारे व्यू से मैं खुश नहीं होता। आई एम वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ दैट आई एम कैपेबल इनफ टू टीच। इसलिए मुझे वो ऑनलाइन एफिलिएशन नहीं चाहिए, फेक एफिलिएशन। हाँ, बीच में कमेंट इसलिए ना रीड करता हूं ना करने बोलता हूं, उसका एक सिंपल रीजन है, या तो मैं पढ़ा सकता हूं या तो कमेंट पढ़ सकता हूं, जो आप बोल दो। आजकल ऑनलाइन दुनिया में टीचर्स पढ़ाते कम है, कमेंट ज्यादा पढ़ते हैं, और बच्चे ढकाढक लगे पड़े रहते हैं। अब देखो तो लाइन से कमेंट जाती रहती है। उसका बहुत सिंपल रीजन है, आप लोग को शायद पता नहीं बच्चों को। यूट्यूब का थियरम बहुत क्लियर है, आपके लाइव लेक्चर में जितनी ज्यादा कमेंट होगी आपका वीडियो उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, उतने ज्यादा लोग को यूट्यूब भेजेगा। ये बहुत सिंपल है, इसको कहते हैं इंटरैक्शन। हम लोग जब लेक्चर खत्म होगा तो वहां पे अगर लाइव इंटरैक्शन कितने हुए हैं, जितने ज्यादा कमेंट रहेगी उतना ज्यादा यूट्यूब का वीडियो चलता है। तो टीचर्स को तो वीडियो चलाना है, तो आपको मोटिवेट करते हैं, तुम कमेंट करो मैं पढ़ूंगा, तुम कमेंट करो मैं पढ़ूंगा। तो पढ़ाऊंगा कब, फ्लो कब बनेगा, लेक्चर टूट जाएगा, है ना। इसलिए आई थिंक भले व्यूज ना आए, आई एम नॉट हियर फॉर व्यूज, नाइदर योर एफिलिएशन। आप लोग हमें एफिलिएट करोगे, ये तो कितना अजीब बात हो गई, है ना। मेरे हिसाब से लेक्चर एक ब्यूटीफुल फ्लो में चलना चाहिए। क्लास शुड बी लाइक अ स्टोरी टेलिंग, जहां पे सारे फैक्ट्स इम्बाइब होते जाए। फॉर दैट पर्पस मैं बीच में अपने फ्लो को ब्रेक नहीं करता। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, यहाँ बैठे हैं, आपको जो भी डाउट्स है, मैं बीच में थोड़ा टाइम दूंगा, आप अपने डाउट्स नोट डाउन कर लो कि मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया, तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बीच में अगर सभी पूछने लगे तो फिर तो लोचा हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है बेटा जी, करो स्टार्ट। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो, जब मैं फ्री होऊंगा मैं देख के आपको आंसर कर दूंगा, क्योंकि उनको टाइप करने में टाइम लगता है। ओके देन, तो वी हैव लर्नड कि इंट्रो में क्या लिखना है और कैसे लिखना है। पहली बात यह थी कि सेक्शन 4 में पब्लिक ऑफिसर को कन्विक्ट करने की बात कही गई थी। पुलिस ऑफिसर अगर उसकी परफॉर्म नहीं करता ड्यूटी तो 6 से 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, इवन सस्पेंशन मिल सकता है। क्राइम्स के पनिशमेंट को इंक्रीज कर दिया गया था। थर्ड, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंट्रा कास्ट पे नहीं अप्लाई होगा। मतलब अगर कोई एससी कम्युनिटी, एससी या एसटी के खिलाफ कोई क्राइम कर रहा है, सेम कम्युनिटी के खिलाफ, तो दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट या बच्चा या इंसान एसटी या एससी कैटेगरी पे कमिट करता है उसके बाद ही अप्लाई होगा, बाकी दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इस एक्ट की सबसे ब्रिलियंट बात क्या है वो समझना। दिस एक्ट मेड ऑल दी एट्रोसिटीज, छोटी या बड़ी डिफाइन नहीं किया है, ऑल एट्रोसिटीज नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब होता है आपको बेल नहीं मिलेगी, एंड दैट टू एक और बेल होती है, वो कौन सी बेल है, एंटीसिपेटरी बेल। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन के हिसाब से एक नया प्रोविजन जिसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। सिंपल मतलब समझिए, आपने किसी को चेक दिया, आपका चेक बाउंस हो गया, आपको पता है बैंक वाले पुलिस भेजेंगे पकड़ने के लिए, आप कोर्ट चले जाइए, आपको पता है आप अरेस्ट होने वाले हो, आप कोर्ट जाएंगे, डियर कोर्ट मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मुझे बेल दे दीजिए, ठीक है। इसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, बिफोर अरेस्ट। जब आपको पता चलता है आपके खिलाफ केस बन गया तो आपको पता है आप अरेस्ट होने वाले हो, तो इसलिए हम प्रिवेंटिव मेजर है कि आप कोर्ट चले जाइए, एफिडेविट दे दीजिए, अपनी पेनाल्टी भर दीजिए, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। जनरली हर क्राइम में एंटीसिपेटरी बेल अलाउड होती है। इंटरेस्टिंगली इन दिस प्रोविजन देयर शुड बी नो एंटीसिपेटरी बेल। मतलब समझो, अगर कल को राधिका आई और राधिका ने कहा कि आयुषी ने मुझे परेशान किया, एट्रोसिटी की है मेरे ऊपर, एंड राधिका बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी, आयुषी बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। राधिका के खाली इतने बोल देने से
अब वो जो पुलिस ऑफिसर है वो बाइंडेड है कंप्लेन लिखने के लिए। अगर उसने एफआईआर नहीं रजिस्टर की तो वो खुद जेल जाएगा। इंटरेस्टिंग है, तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर लेगा। नाउ सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस इज नॉन कंपाउंडेबल। मतलब यहां पर पुलिस वाला ये नहीं कह सकता तुम दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। छोटी सी बात है फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते, है ना। ये हमेशा याद रखें, इट इज नॉट कंपाउंडेबल। ठीक है। एंड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, इट इज कॉग्निजिबल। ऑफेंस इज कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल का मतलब है पुलिस ऑफिसर विल अरेस्ट यू विदाउट वारंट। मतलब कंप्लेन मिलते ही, यहां पे पुलिस ऑफिसर हम राधिका अपनी निशा नहीं सॉरी दीपिका को बना देते हैं। दीपिका के पास कंप्लेन गई, ये कंप्लेन लेके गई थी। दीपिका कंप्लेन सुनते ही अपनी टेबल से खड़ी होगी और पहुंच जाएगी आयुषी के घर, चलो जेल। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज दिस? ये फेक केस हुआ तो वो बाद में देखेंगे, पहले जेल चलो। अब आप इमेजिन कीजिए सोसाइटी में किसी के घर पुलिस आए, पुलिस वैन में बैठा के ले जाए और जेल में रख ले 3-4 दिन, क्या इज्जत बचेगी? बाद में भले वो फेक केस साबित जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस इज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिस एक्ट प्रोवाइड। कॉग्निजिबल है मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। जनरली ये होता है, हर एक्ट में ये होता है, हर क्राइम में, कि पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। कोई भी कंप्लेन है उसमें कितनी सत्यता है, गलत है, सही है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। ठीक है। बट दिस एक्ट सेज देयर शुड नॉट बी एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं, कंप्लेन मिलते ही जाओ और अरेस्ट करो। इसीलिए इसका बहुत मिसयूज भी होता है। काफी बार लैंड बेस्ड डिस्प्यूट या सोशल डिस्प्यूट की वजह से ये सारे क्राइम्स हो जाते हैं। हाँ बेटा। नो, हम कल भी हमने ये पढ़ा था, होमोजेनिटी खाली अभी अप्लाई हुआ 24 में। ये एक तो बहुत पुराना है ना। देयर इज नो सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट इन दिस। ठीक है। इवन ओबीसी को नहीं है तो सब क्लासिफिकेशन की बात ही नहीं है। ठीक है, ओके। इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है, बेलेबल नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, कॉग्निजिबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, सिविल सर्वेंट पनिशेबल है, क्राइम्स ज्यादा सॉरी क्राइम का इफेक्ट ज्यादा बना दिया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, द प्रोविजन ऑफ फाइन। अब ये सबसे, इसको मॉनेटरी कंपनसेशन कहा जाता है। मॉनेटरी कंपनसेशन ये सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जो आपकी बुक में मिसिंग है। दिस इज द ओनली एक्ट ऑन दिस प्लैनेट जो कहता है कि जैसे ही क्राइम हो रहा है, सजा मिले ना मिले, क्राइम प्रूव हो ना हो, एफआईआर फाइल होते ही जो विक्टिम है उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन ऑफ 25% प्रोवाइड कर दो। एफआईआर फाइल होते ही, अभी केस नहीं सुना, और जैसे आप चार्जशीट फाइल करते हो, चार्जशीट मतलब जहां पे हमने पकड़ के लाया, किसी को बताया इसकी क्या क्या गलती है, उसको चार्जशीट कहा जाता है। चार्जशीट फाइल होते ही 50% और दे दो। मतलब दिस इज द ओनली एक्ट विच गिव रिलीफ बिफोर जजमेंट। और सबसे रेयरेस्ट फैक्टर अब आपको बता रहा हूं, अगर वीमेन इन्वॉल्व है, जो विक्टिम है वो वीमेन है और केस हार जाती है ना, इफ वीमेन इज इन्वॉल्व एंड शी लॉस्ट द केस, हेलो भैया लेक्चर में करता हूं ना, इसके बाद तो ये पैसे वापस देने चाहिए ना। भाई आप हार गए हो, आपका केस फेक केस साबित हुआ। द लॉ सेज इवन इफ अ वीमेन लूज हिज केस, रेस्ट 25% भी उससे दे दो। इट मीन एनी सर्कमस्टेंसेस ही विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन। ये इंडिया का एकमात्र लॉ है जहां पे केस हारो पैसा ले जाओ। इसके हर प्रोविजन को बड़े डिटेल में देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत मिसयूज हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस इश्यूज का बहुत हाईएस्ट लेवल पे मिसयूज किया जा रहा है। व्हाई? अब आप समझ रहे हो। क्या मॉनेटरी कंपनसेशन समझ पाए हैं? यस सर। दो बंदे जनरल के आए तो क्या वैसे बिल्कुल लगेगी, अगर आप इन्वॉल्व मत लगेगी। आपकी कैटेगरी 80 है, उसी पे लगेगी, दो बंदों खाली 2 पे लगेगी, बाकी किसी पे नहीं।
है ना। थोड़ा वेट कीजिए, मैं आगे बताऊंगा, उसमें कुछ डॉक्ट्रिन पढ़ने पड़ेगी जिसको पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्ट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ओनली टू मॉनेटरी कंपनसेशन, इट गोज बियॉन्ड दैट। जैसे ये एक्ट कह रहा है कि अगर कोई विडो है, कोई विधवा, तो उससे सरकार 5,000 प्लस पेंशन भी प्रोवाइड करेगी एनुअली, क्योंकि उसके साथ एट्रोसिटी हुई है। Not only that, there will be police protection to the family of victim. Government job for the family of victim. आप सोच रहे किस लेवल का प्रोटेक्शन है ये? इसको लेजिस्लेशन ऑफ क्लास कहा जाता है। ये सारे प्रोटेक्शन विक्टिम की फैमिली को ओपनली दिए गए हैं, जिससे एक एसटी या एससी कम्युनिटी का बच्चा या कोई भी कंप्लेन करने से पहले ना सोचे। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स आर अनरजिस्टर्ड, क्योंकि वो डरते हैं कि रजिस्टर किया तो हमारे साथ क्या होगा। ये एक्ट कहता है कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है, ओके। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस एक्ट में 2015 मेजर अमेंडमेंट्स हुए। ये तो प्राइमरी एक्ट में था, कुछ मेजर अमेंडमेंट थे, वो समझना बहुत जरूरी है। जो न्यू फॉर्म ऑफ एट्रोसिटी है, लाइक किसी पे चप्पल जूते का हार पहनाना, गार्लैंडिंग ऑफ फुटवेयर्स कहते हैं, दिस विल आल्सो कंसिडर एज एट्रोसिटी। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो गटर में इंसानों को उतारा जाता है साफ करने के लिए, अगर अब आप किसी को पैसा देके भी उतार रहे हो, वो अपनी मर्जी से उतर रहा है, फिर भी एट्रोसिटी। इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट ऑलरेडी पास कर दिया है। आप किसी इंसान को गटर में नहीं उतार सकते सफाई करने, मशीन्स हैं उसके लिए। और अगर आप कर रहे हो, वो एससी या एसटी कैटेगरी का है, वो आपसे पैसे ले रहा है, फिर भी आप पे एसटीएससी लग जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमने प्रोहिबिट किया है, गार्लैंडिंग को प्रोहिबिट किया है, पब्लिक जो हम लोग प्रोसेशंस निकालते हैं ना, किसी को ऐसा चलाया जाता है रोड पे, वो अब एट्रोसिटी में काउंट होगा। इट मीन इन 2014 द डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटी वाज एक्सपांडेड। आई होप आप मेरी बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिजम्पशन। कुछ डॉक्ट्रिन कहते हैं, कुछ डॉक्ट्राइन कहते हैं, दोनों इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिजम्पशन, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन? अगर कोई, सर आपके जवाब का आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन क्या कहता है कि अगर कोई किसी के साथ क्राइम कर रहा है, मान लीजिए मैं अपनी कार लेके जा रहा हूं, ठीक है, बाजू से किसी की कार ने आके मुझे टक्कर मार दी, हम दोनों रोड पे उतरे, ऑब्वियसली टसल होगी, हम दोनों एक दूसरे को कुछ शब्द बोले या शायद हाथापाई हो गई। अब अगर सामने वाला एससी कैटेगरी का निकला तो मुझ पे एसटीएससी लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये एक्ट कहता है नहीं, देयर शुड बी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पटी। मतलब क्या होता है कि आपको ये पता तो होना चाहिए कि उसकी कैटेगरी क्या है। मतलब जो क्राइम हो रहा है वो कैटेगरी स्पेसिफिक क्राइम होना चाहिए, वो क्राइम क्लियर कट ये दिखाना चाहिए कि आपने ये इसलिए किया क्योंकि वो एससी या एसटी है, जबकि ये गाड़ी टकराने की वजह से हुआ था, एससी या एसटी की वजह से नहीं हुआ था। ये ओरिजिनल एक्ट था। ठीक है, जहां पे केस होने पर एसटी एससी कम्युनिटी को ये प्रूव करना पड़ता था कि ये क्राइम इसलिए हुआ है क्योंकि मैं एससी और एसटी हूं। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अभी जो यूजीसी की गाइडलाइंस डिबेट में थे ना इस साल, उसका रूट यही है सर। मान लीजिए कॉलेज का स्टूडेंट है, एक्स नाम का, एससी कैटेगरी से, और वाई नाम का ओपन कैटेगरी से। कॉलेज में ये दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर कॉलेज में होता है, एक सुंदर कन्या जिसके सब दीवाने। ठीक है, उस एक लड़की के पीछे इन दोनों के बीच मारामारी हो गई, जो कि कॉलेज में हमेशा होती है, और इस लड़के ने लगा दिया एससी एससी एट्रोसिटी। उसने कहा मुझे इसलिए मारा गया क्योंकि मैं एससी और एसटी हूं। बट कोर्ट कहती थी सॉरी, पहले तुम ये प्रूव करो कि ये क्राइम इसलिए हुआ क्योंकि तुम एससी और एसटी हो। मतलब दिस क्राइम वाज कास्ट बेस्ड, जबकि इस केस में सच में कास्ट के लिए क्राइम था, इट वाज फॉर अ गर्ल, इजंट इट? 2015 में इस गेम को बदल दिया
उन्होंने लगा दिया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या कहता है कि अगर आप इस इंसान को जानते हो पर्सनली, आइदर फ्रेंड, नेबर, लिविंग इन विसिनिटी और कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट, अगर आप इसे जानते हो, we will assume that you have committed the crime because of SC or ST status. Only by knowing the person, we will assume that you know his caste and you committed this crime despite of his caste. इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिबेटेबल टॉपिक है कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन यू प्रिज्यूम, क्योंकि लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि प्रिजम्पशन जो है वो नहीं होगा। प्रिजम्पशन होना चाहिए इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। प्रिजम्पशन ये होता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो हमेशा कोर्ट मानती है कि आदमी निर्दोष है। और अब ये काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, मतलब जो लॉयर होते हैं, वो प्रूव करे कि ये दोषी है बाई एविडेंसेस, एंड डिफेंस लॉयर उससे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। ये लॉ पूरा उल्टा कर देता है। ये लॉ कहता है देखो हम तो पहले ही प्रिज्यूम कर लेंगे तुम चोर हो, तुम प्रूव करो तुम नहीं हो। सॉरी, हाँ, इसी का डेफिनेशन इस तरह दिया है कोर्ट ने कि अगर आप एक विसिनिटी में रहते हो, आप एक साथ पढ़ते हो, आप नेबर्स हो, आप को-वर्कर्स हो, तो आप एक दूसरे को जानते हो बाय डिफॉल्ट। और जानते हो मतलब उसकी कास्ट भी जानते हो। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पटिव माना जाता है। आई होप आप मेरी बातें समझ पाए। पक्का। उससे भी सीरियस बात इसमें ऐड की गई, दैट इज पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पृथ्वीराज सिंह केस में, पृथ्वीराज चौहान सिंह केस में प्रोफाउंड किया था। इस एक्ट में भी है पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन। और इस पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन कि जो भी एट्रोसिटी हुई है वो पब्लिक प्लेस पे हो, वो जरूरी नहीं है, पब्लिक व्यू में होनी चाहिए। समझिए, मान लीजिए मेरे घर के अंदर कोई डिबेट हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, एक एससी है, एक ओपन कैटेगरी है, वो घर की चार दीवारी के अंदर है, फिर भी एट्रोसिटी माना जाएगा अगर कोई तीसरा आदमी वहां खड़ा है तो। पब्लिक व्यू सेज इट इज नॉट नेसेसरी कि चीज पब्लिक डोमेन में हो, इवन प्राइवेट डोमेन में हो रही है, बट देयर इज समवन टू सी, दिस इज योर एट्रोसिटी। ये सबसे सीरियस चीज है सर। मतलब दो दोस्त अगर एक कैंटीन में बैठ के बात कर रहे हैं, उनके बीच कोई झगड़ा हो गया और एक दोस्त एससी कैटेगरी से, एक दोस्त एसटी ओपन कैटेगरी से है, तो उस पर एट्रोसिटी लगा सकता है। इसने मुझे इसलिए कहा क्योंकि ये मेरी जाति जानता था। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। क्या पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन समझ पाए हैं? हाँ, इसमें एक और एंगल ये ऐड हो जाता है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो और ओनली दो लोग हो, तो ये तुम दोनों के बीच की बात है, तो एट्रोसिटी नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने किसी उसकी कास्ट की वजह से सबके सामने थोड़ी सी एट्रोसिटी किया है, तुम दोनों का आपस का झगड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हो, दिमाग फाइल हो गया मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी वर्डिक्ट दी हुई है, सॉरी ना प्रोनाउंसिएशन, द वर्डिक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा हुआ है कि जो लैंड डिस्प्यूट होता है, इससे एसटी एट्रोसिटी मत ले आओ। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, जमीन का विवाद है, मान लीजिए ओपन कैटेगरी जनरल का लैंड है, वहां पे एक एससी आदमी आके अपना घर बना ले, अब उसे निकालने के लिए आप उसे अब्यूज करोगे, गाली दोगे, डंडा मारोगे, और गाली दिया और डंडा मारना लग गया एसटी एससी एट्रोसिटी। एट्रोसिटी लगने का मतलब है अब जेल जाने तो पक्का है, एनी कॉस्ट। समझ रहे हो? जेल पहुंच गए तुम, अब तुम जेल से तब तक नहीं निकलोगे जब तक केस खत्म नहीं होगा। और वी आर लिविंग इन इंडिया, केस खत्म होने में उतना ही टाइम लगता है जितना एक इंसान को जन्म लेके मरने में लगता है ना? ऑब्वियसली सिविल केस इंडिया में 22 इयर्स एवरेज चलते हैं, तो बेचारा उसकी तो जिंदगी खत्म। तो फिर क्या होता है? मॉनेटरी कंपनसेशन। ठीक है चलिए जमीन मेरे नाम पे कर दे, छोड़ दूंगा, एसटीएससी का एक्ट हटा लूंगा। ये एक्ट आजकल ब्लैकमेलिंग के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली इस कंडीशन में। देखिए रियल लाइफ एग्जाम बता रहा हूं, थियरी का पढ़ने के लिए नहीं, हम आप सब बच्चे, आपको भी पता होने चाहिए। इफ यू आर अ बॉयफ्रेंड एंड योर गर्लफ्रेंड बिलोंग्स फ्रॉम एसटी और एससी कैटेगरी, शी माइट चार्ज यू विथ एट्रोसिटी। और इतना लंबा जाओगे
कि 2-3 जीवन निकल जाएगा निकलते। और मेरे एक नोन में है ऐसा केस, 50 लाख का कंपनसेशन मांगा था। दे वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओनली। लड़की की मम्मी ने लड़के को घर बुलाया, वार्निंग दी कि मेरे लड़के से दूर रहना। यार में किसकी वार्निंग चलती है सर। फिर भी दोनों मिले, लड़की के मम्मी के दिमाग घूम गया, एट्रोसिटी डाल दिया, रेप केस डाल दिया, है जेल में अभी भी। 11-12 साल के आसपास टाइम हो गया, अभी भी जेल में। जब गया था तो 19 साल का बच्चा था, 30 साल का अंकल है। गलती क्या थी पता है? अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था बस। इसलिए कहते हैं ना, बहुत विश्वास हो तभी भगाना रांझे, कटघरे में तेरी हीर बदल जाएगी। कोर्ट में बदल गई लड़की, पुलिस ने तो मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैं उस इंसान को बहुत पर्सनली जानता हूं, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। और वो दोनों साथ में हमसे मिलते थे यार, कपल थे, साथ बैठते थे, साथ मिलते थे। और लड़की आज रेप केस डाल चुकी है। और अब फाइनली 30 साल की उम्र में लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, 50 लाख कैश ट्रांसफर कर दो। दिस इज वेरी सीरियस। लॉज के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, इसलिए भी जरूरी है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, अब ये सब चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियर है। हमने प्रॉब्लम्स देख ली हैं। हुआ यूं कि 2018 वाज द ईयर जहां पे एक यूट्यूबर थे काशीनाथ महाजन। इन्होंने एक एमएलए के काम पे, जो कि हम सब करते हैं अपने एमएलए एमपी के साथ मजाक, तो एमएलए और एमपी के काम पे उन्होंने कुछ टॉन्ट किया कि क्या आदमी रोड नहीं बनवाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली द एमएलए बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी एंड ही फाइल्ड अ केस अंडर एसटी एससी एट्रोसिटी कि इस आदमी ने पब्लिकली मुझे इसलिए ह्यूमिलेट किया क्योंकि मैं एससी कैटेगरी से हूं। इट वाज अ पॉलिटिकल कमेंट कि आप रोड नहीं बनवा रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। एससी एसटी एट्रोसिटी लगा, महाजन गया जेल। ही वाज अ यूट्यूबर, बहुत बड़ा चैनल था उसका। केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और जेल में तब तक पड़ा था भाई, बेल नहीं मिली थी। फाइनली द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड इट वाज द लैंडमार्क जजमेंट फॉर एसटी और एससी एट्रोसिटी एक्ट। द वेरी फर्स्ट, इट इज नोन एज सुमित काशीनाथ, सॉरी सुभाष काशीनाथ, नॉट सुमित, माय बैड, सुभाष काशीनाथ महाजन केस। ईयर वाज 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एससी एसटी एक्ट को क्रिटिकली इवैल्यूएट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना मिसयूज, और रिसेंटली एनसीआरबी का डेटा आया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, कि मोर देन 70% केसेस प्रूव्ड फेक इन एट्रोसिटी। बट इस फेक केस के चक्कर में जो फंस गया उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि उससे कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। आप सोचिए, आप किसी शरीफ आदमी को, एक सामाजिक इंसान को उठा के जेल में डाल देते हो, काफी दिन रखते हो, शायद साल, उसके बाद वो इनोसेंट प्रूव होता है, देयर मस्ट बी सर्टेन काइंड ऑफ कंपनसेशन। बट नो, एक दिन कहेंगे कि यू कैन वॉक फ्री, वॉक फ्री माई फुट। 3 महीने जेल रहने के बाद कौन सा समाज इज्जत की नजर से देखता है? कौन अपनी बेटी देगा? नहीं देगा सर, शादी नहीं होगी, उसका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। रिसेंट केस था यूपी का, अगर आप सबको पता हो तो। एक बंदा 20 साल की उम्र में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से जेल जाता है। लड़की ने रेप केस फाइल किया था एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में। वो आदमी 20 साल का था जब जेल गया, केस चला, उम्र कैद की सजा मिल गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वो बहुत केस लड़ता रहा, केस हाई कोर्ट गया, केस सुप्रीम कोर्ट गया, ही लॉस्ट द केस, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट इतना क्लियर है। ठीक है, जब वो जेल में था तो जेलर ने उसकी एक्टिविटीज को देखा एंड जेलर वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि इतना अच्छा आदमी किसका रेप करे। आप सोचिए, जेलर। सो द जेल अथॉरिटी डिसाइडेड कि वी विल फाइट केस फॉर हिम। ये इंडिया में एक्सेप्शनल केसेस है जहां जेल के कैदी के लिए जेलर अथॉरिटी खुद खड़ी हो जाए। और जेलर ने
सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जनरली सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन लेती नहीं है, इसका बहुत बार डाला था, लिया ही नहीं था। पर जब जेलर की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा शॉक हो गया, क्या बात कर रहे हो, एक कैदी के लिए जेलर लिख रहा है, ये देख लेते हैं शायद कुछ नया ही हो। रिव्यू पिटीशन हुई, केस खुला, एंड द शॉकिंग रियलिटी केम आउट, ही वाज इनोसेंट। All the charges, not only single, all the charges against him were fake. And after 20 years, Supreme Court pronounced, you are free to walk. बच्चा बाहर आता है, सॉरी सर बाहर आते हैं क्योंकि 40 साल के हो चुके थे, तब तक गए थे बच्चे थे। रिपोर्टर पूछती है, what do you want to do now? क्योंकि तब तक इस केस ने नेशनल अटेंशन ले लिया था। And he said, जब मैं जेल में था तो मेरे पिताजी मर गए, मैं उनको अग्नि नहीं दे पाया क्योंकि नॉन बेलेबल है, मुझे बेल तक नहीं मिलती। मेरा बड़ा भाई मर गया, मेरी शादी कभी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा परिवार खत्म हो गया है, क्या करूं बाहर आके, सेंड मी अगेन टू जेल। इससे अच्छा तो जेल था, कोई तो था। इस लेवल के मिसयूज हुए हैं सर इंडिया में, और इसके मिसयूज तो मैंने पर्सनली देखा है, मेरी आंखों के सामने। मैंने आपको बताया, हमारे एक फ्रेंड सर्कल में थे, वो हम लोग हमेशा साथ बैठते थे यार, साथ कॉफी वॉफी पीते थे। वन डे वी वर शॉक्ड कि ये कैसे जेल क्यों चला गया, पता चला लड़के ने एट्रोसिटी डाल दी। तो ये चीज थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ कहीं ना कहीं गड़बड़ है एंड वी नीड टू रिफॉर्म द लॉ। और सुप्रीम कोर्ट में महाजन जजमेंट में एसटी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया गया। डाइल्यूट मतलब थोड़ा वीक बनाया। जैसे सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ फॉर्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोर्ट को कैसे कह सकते हो, आप ये मत करो, यू कैन नॉट डायरेक्ट कोर्ट, यू आर सेइंग इट इज नॉन बेलेबल। आप बेल दे, आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते, ये आप किस तरह कह सकते हो, ये तो रॉन्ग है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि वी होल्ड ऑल द राइट टू प्रोवाइड एंटीसिपेटरी बेल। मतलब अरेस्ट होने से पहले अगर प्राइमा फेशिया, मतलब पहले इनिशियली प्राइमा फेशिया ऐसा लग रहा है कि ये केस ग्राउंड नहीं होल्ड करता, ये कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कुछ और होगा, देन वी विल प्रोवाइड एंटीसिपेटरी बेल। यू कैन नॉट डायरेक्ट अस कि तुम बेल नहीं दे सकते। इट इज आवर राइट एज अ जुडिशरी, वी विल प्रोवाइड एंटीसिपेटरी बेल। नॉट ओनली दैट, वी विल प्रोवाइड व्हेन बेल, अगर हमें सही लगता है ना बेल भी दे देंगे। ये नॉन बेलेबल कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है। सेकंड, अब आप सोचिए, मैं एक ठीक ठाक इज्जतदार आदमी इस समाज में हूं, कभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे इज्जत बिगाड़ हो। कोई एक लड़की आती, उसको एज अ स्टूडेंट मैंने कभी डांट दिया या उसके पेरेंट्स को फोन कर दिया कि ये बच्ची ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, शायद कुछ पढ़ लिख ना रहे हो इस टेंशन में। अब आज के बच्चों के दिमाग तुम जानते हो गर्म हो जाएगी तुरंत। और मान लो उसने जाके एसटीएस से एट्रोसिटी केस डाल दिया मेरे ऊपर, तो कि सर मुझे हैरेस करता है। आजकल बड़ा ट्रेंड नहीं है भाई, अगर हम कांटेक्ट वाले ना हो तो हम संस्था चलाने से तुरंत ट्रेंड में आ जाते हैं। ये तो बड़ा ट्रेंड है, किसी की इज्जत लूट लो फटाफट, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। कमाने में जिंदगी निकलती, गंवाने में 5 सेकंड। आपका एक एलिगेशन किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। सुसाइड करने के थॉट आते हैं सर, क्योंकि इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत। एक जिंदगी निकल जाती है उड़ाने में 1 सेकंड। अपने फ्रेंड को बोल दो, तुम्हें पता है ये आदमी मुझे इस टाइप के मैसेज करता है, खत्म। वो उसके फ्रेंड को, वो उसके फ्रेंड को, क्या था मैसेज में कोई नहीं पूछेगा, क्यों था मैसेज में कोई नहीं पूछेगा, हाँ खत्म। एक टाइटल, स्टिग्मा लग गया। अब ये अगर हो जाए, पुलिस इमीडिएटली आके मुझे अरेस्ट कर लेगी क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट है। व्हाट वाज माय मिस्टेक? अपना स्टूडेंट को डांटना एक गलती है, तो हर टीचर गुनहगार है, सबको फांसी लटका दो, है कि नहीं। पुलिस विल अरेस्ट मी विदाउट एनी रीजन। बट अगर इसी केस की एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाती, एक माइनर इंक्वायरी, जिसमें प्रूफ हो जाता कि भाई सर तो अपने बच्चे को डांटते थे यार, ये एट्रोसिटी नहीं था, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक पार्ट है। क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया, जहां पे गुरु शिष्य परंपरा चलती है, यहां तो गुरु के घर का साफ सफाई भी शिष्य कर डालता है। और जब शिष्य बीमार होता है तो गुरु उसके माथे पे पट्टी रखता है।
दैट इज व्हाट गुरु शिष्य परंपरा इंडिया में। तो ये मैंने तो ये सीखा है, मुझे वही पता है, इसलिए हमारे यहाँ यही चलता है। मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मैं बना के खिलाता हूँ, और अच्छे तो मुझे बना के खिलाते हैं, दुनिया चलती रहती है। यही तो है गुरु शिष्य प्रेम असल। पर इसका कैसा मिसयूज हो सकता है? अगर एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हो जाती बिफोर अरेस्ट, मतलब मुझे यहां से आके पब्लिकली असॉल्ट किए बिना, गाड़ी में धक्का मारे बिना अगर एक इंक्वायरी कर लेते तो शायद ये नौबत ही ना आती, प्रूव हो जाता कि भाई अरेस्ट की जरूरत ही नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अब किसी भी इज्जत आदमी की इज्जत ऐसे थोड़ी उड़ा दोगे। विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी है। इवन आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर आपको लगता है कोई गुनहगार है, फिर भी आप नहीं कर सकते। यू नीड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परमिशन, एसपी की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। काइंड ऑफ वारंट की रिक्वायरमेंट रख दी कि बिना एसपी के परमिशन आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते, वारंट भी एसपी इश्यू करता है। ठीक है। फोर्थ, और क्या था इसमें? एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वारंट, हाँ पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन। पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन को कहा गया कि हम नेसेसरी अज्यूम नहीं कर लेंगे कि किसी के कोई क्राइम हो तो एसटी/एससी में हुआ होगा। या आप प्रूव करो भाई कि ये क्राइम इसलिए हुआ क्योंकि आपकी कास्ट ये है, इसलिए नहीं कि लैंड डिस्प्यूट था या गर्लफ्रेंड का डिस्प्यूट था उसकी वजह से आपने क्राइम है। समझ रहे हैं? द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी विल नॉट बी अज्यूम्ड। हम नेसेसरी अज्यूम नहीं करेंगे क्राइम एसटी या एससी होने की वजह से हुआ है जस्ट बिकॉज ही नोज यू। खाली वो तुझे पर्सनली जानता है इसलिए तुमने उस पर एसटी/एससी एट्रोसिटी डाल दिया, ये नहीं चलेगा। 2018 का लैंडमार्क जजमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बेटा। हाँ एक चीज रह गई, सॉरी माफ कीजिएगा। 2015 में एक और रिफॉर्म था, भी याद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कोर्ट 15 में कहा गया था देयर मस्ट बी ए स्पेशल कोर्ट जो खाली एसटी एट्रोसिटी एक्ट के केसेस को चेक करेगी। ठीक है, एंड दैट टू विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। इंडिया में जनरली किसी और एक्ट में टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, एट्रोसिटी एक्ट में टाइम फ्रेम दिया गया है। लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको केस सॉल्व करना है विद स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के भी स्पेशल प्रोविजन है, ऐसी नॉर्मल कोर्ट नहीं। कोई भी लॉयर आपको तभी रिप्रेजेंट कर सकता है द एसटी/एससी कम्युनिटी को व्हेन ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years। मतलब लॉयर मस्ट बी सीनियर लॉयर, जूनियर लॉयर नहीं। इतना हैवी प्रोटेक्शन। ठीक है। 2018 के जजमेंट में सुभाष महाजन में एक्ट को थोड़ा डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट किया गया, मैं सही ये बोलूंगा कि इसको थोड़ा रैशनलाइज किया गया। ये एक्ट रैशनलाइज हुआ है, डाइल्यूट नहीं हुआ है ना। बट एज वी नो वी आर इन द कंट्री वेयर कास्ट इज द बिगेस्ट पॉलिटिक्स। पूरा देश चाहता है कास्ट बेस्ड वायलेंस और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, बस अपनी कास्ट रख के कि मैं ब्राह्मण हूं एंड मैं अपर कास्ट हूं, बट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहां है? हमारा देश इस तरह चलता है सर, सबको अपनी कास्ट ऐसी रखनी है बट डिस्क्रिमिनेशन हटा देना है। तुरंत SC/ST कम्युनिटी के जो लीडर्स थे रास्ते पे आ गए, आंदोलन हो लगा, देश बंद हो गया, गवर्नमेंट पे प्रेशर आया। यहां मैं बीजेपी को लेकर थोड़ा क्रिटिकल हो गया। मुझे लगा बीजेपी जनरली रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है कांग्रेस से ज्यादा। कांग्रेस पॉपुलर पॉलिटिक्स ज्यादा खेलती है, मतलब जो लोगों को पसंद आए वो करने वाला। बीजेपी का एक क्लियर कट वो स्टैंड है, बीजेपी लोगों से ज्यादा रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, इसलिए मुझे बीजेपी थोड़ी ज्यादा सही पार्टी लगती है। यहां पे सुभाष महाजन जजमेंट में इट वाज अ रिफॉर्म ब्रॉट बाय कोर्ट, जहां पे चांस था आपके पास कि एक्ट रैशनलाइज हो रहा है, होने देते, बट बीजेपी को पहली बार पॉपुलर पॉलिटिक्स की इच्छा हो गई। सिंपल रीजन 2019 में इलेक्शन आ रहे थे, तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी कि SC/ST वोट कट जाए। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज कर दे तो सारे वोट अपने है कि नहीं? बस वही गेम था। ऑन पॉपुलर पॉलिटिक्स द भारतीय जनता पार्टी लेड NDA गवर्नमेंट, जिसको बाय द वे एंटी रिजर्वेशन कहा जाता है, ये इस गवर्नमेंट का रिजर्वेशन के खिलाफ है। देखो इनका काम, दे अमेंडेड द लॉ, इन्होंने इस लॉ को ही चेंज कर दिया एंड दे इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन, दैट इज सेक्शन 18A।
सेक्शन 18 उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कर रहा था कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सेक्शन 18 ऐड करके क्लियर कट लैंग्वेज में लिख दिया गया, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया, देयर विल बी नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट को टर्न मार दिया। सेकंड, पहला चेंज ये, नो एंटीसिपेटरी बेल, आप बेल भी नहीं दे सकते। मतलब जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुंह पे उनके मना कर दिया, नो एंटीसिपेटरी बेल। थर्ड, हाँ, एटलीस्ट डीएसपी रैंक ऑफिसर विल कंडक्ट इंक्वायरी, और नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसपी सिग्नेचर और एसपी परमिशन बिफोर अरेस्ट। एसपी की परमिशन किस लिए चाहिए पता है आपको? अगर किसी सिविल सर्वेंट को अरेस्ट करना हो तो, नॉट वारंट। मान लीजिए किसी पुलिस वाले के खिलाफ केस है, उस पुलिस वाले को अगर अरेस्ट करना है तो पहले कहा गया था कि एसपी की परमिशन मैंडेटरी है। सॉरी, पहले ऐसा कुछ नहीं था, आप सीधे अरेस्ट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि विदाउट एसपी परमिशन आप किसी ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर सकते। इन लोग बिना परमिशन के अरेस्ट कर सकते हो, नो इशू। मतलब अब खुद सिविल सर्वेंट वल्नरेबल है, ठीक है। इसे सेक्शन 18A कहा जाता है। और बहुत एक्सप्लिसिटली पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन को रीअश्योर किया गया। ये कहा गया कि आप पब्लिक में इंसल्ट करें वो जरूरी नहीं है, पब्लिक व्यू होना चाहिए। अगर 3 लोगों के सामने रूम में करो फिर भी एट्रॉसिटी है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया कन्वर्सेशंस आर नॉट एट्रॉसिटीज, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच में होता है, पब्लिक में नहीं होता। एट्रॉसिटी तब माना जाएगा जब पब्लिकली होगा। अगर 2 लोग चैट कर रहे हो, चैट में एक दूसरे को ये कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एट्रॉसिटी, क्योंकि इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? जो सोशल स्टिग्मा जुड़ा है वो आप कहीं यूज तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। डन। तो ये सारी चीजें सेक्शन 18A अमेंड कर दिया गया इन द ईयर 2018। आप सभी क्लियर है? ओके। इसी के खिलाफ, इस अमेंडमेंट के खिलाफ केस हुआ अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी बोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा यार, पृथ्वीराज चौहान 2020, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस जनरल ऑफ इंडिया केस 2020, जहां पे सेक्शन 18A को चैलेंज किया गया था कि जो 18A लाया गया है ये सही है या नहीं। क्योंकि सबने कहा कि सुभाष महाजन ने ऑलरेडी मना किया था, फिर ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना, ये तो कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है। बट द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर इज, इन पृथ्वीराज चौहान केस 2 जजेस की बेंच थी, और 2 जजेस की डिविजनल बेंच ने कहा कि एब्सोल्युटली वैलिड है, कोई इशू नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजमेंट से घूम गया। 18 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि डाइल्यूट कर रहे हैं, 20 बोलता है कि नहीं ये है सही है, कोई बात नहीं, बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अरेस्ट कर लो, नो एंटीसिपेटरी बेल, सब सही है। बस एक एक्सेप्शन रख दिया, एक्सेप्शन इज वी कैन प्रोवाइड एंटीसिपेटरी बेल इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोले रखे हैं। उसने कहा अगर देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन चेक करने के लिए केस तो कोर्ट ही जाएगा। आप मेरी बात समझो, अगर ये लिख दिया जाए कि कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते बेल के लिए, कहानी खत्म हो गई। और आप कह रहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में दे देंगे, मतलब हर सिचुएशन में अप्लाई तो कर ही सकते हो ना। और इट्स नाउ अप टू दी जज। आप मेरी बात समझना, मान लीजिए किसी एक्ट में ये लिख दिया गया कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक आदमी के पूरे राइट्स कट गए, वो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई किया कि ये गलत काम को सुधारा जाए, बट तुरंत पार्लियामेंट ने फिर चेंज कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट एक बात पता थी कि वो अगर फिर से पृथ्वीराज चौहान केस में चेंज करती, पार्लियामेंट फिर से एक्ट बना देती, और ये टसल जिंदगी भर चलती रहती। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यम रास्ता निकाल दिया, बोला तुम लॉ लिख सकते हो, बट लॉ को इंटरप्रेट करने का काम किसका है? हमारा। केस आएगा तो हमारे पास ही ना, पक्का। उन्होंने कहा कि हम हर सिचुएशन में बेल नहीं देंगे, चलो प्रॉमिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में देंगे। बट हु विल डिफाइन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कोर्ट खुद। मतलब हर केस कोर्ट के पास जाएगा,
कोर्ट को लगा बेल देनी चाहिए, बोल देगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बेल। कोर्ट को दिख रहा है कि नहीं भाई एट्रोसिटी तो हुई है, बोलेगा सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो बेल। एक्चुअली ये एक जो लूप होल क्रिएट कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट हमेशा इस तरह गेम खेलती है, जब डेडलॉक होता है ना, कोर्ट इसी तरह मास्टरमाइंड खेल जाती है। ठीक है, तुम्हें लॉ बनाना है, बना लो, आओगे तो मेरे पास से, और कहां जाओगे, है कि नहीं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पृथ्वीराज चौहान केस में रीइंपोज कर दी गई थी। आई होप आप मेरी बातें समझ पाए हैं 100%। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी। जो बच्चे हैं किसी को कुछ पूछना तो यू कैन आस्क टिल हियर। नो, दो और केस का खाली नाम लिख लो, कभी कभी काम आ जाता है, उतना इंटर नहीं। एक शिव कुमार और हितेश कुमार। शिव कुमार और हितेश कुमार, इन केसेस में पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन को अश्योर किया गया था। कभी कभी क्या होता है, केसेस पूछते थे किस एक्ट के साथ जुड़े हैं, तो शिव कुमार एंड हितेश कुमार, दिस केसेस आर एसोसिएटेड विद ST/SC एट्रोसिटी एक्ट। जिसमें शिव कुमार में पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन को रीअश्योर किया गया था। द पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन वॉज रीअश्योर्ड। आनंद S ऑफिशियल, गुड मॉर्निंग आनंद। ऑल राइट देन, आई होप आप मेरी बातें समझ पाए हैं, ज्यादा ऊपर से गया नहीं है। यहां पे हमने आज SC/SC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस किया। ये जितना पढ़ा है आपने, इन सब से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के कम। मेंस के किस चीज से बनते हैं कि इवन आफ्टर ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, व्हाई देयर आर एट्रोसिटी अगेंस्ट SC एंड ST कम्युनिटी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 2022, 2020, 2025 के इंसिडेंट्स बताए। 25 का इंसिडेंस आपको बताता हूं। एक शादी में पालकी में डोली जा रही थी, 25 की बात है। गांव के लोगों ने कहा डोली से उतर जाओ, मंदिर के आगे से तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम ST कम्युनिटी से हो, और डोली से उतरने के लिए मना किया। गांव ने मिलकर 11 लोगों को मार दिया जान से। कुछ लोग बेचारे घर में छुप गए, अंदर के दरवाजा बंद कर, एक बच जाएंगे, घर ही जला दिया। 11 पीपल, 2025 की बात कर रहा हूं। जब ऐसा एक्ट है इतना स्ट्रिंजेंट, जिसको सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो गए, आधे डरने लगे कि भाई अब दोस्ती करें या ना करें, है? स्टिल व्हाई देयर आर एट्रोसिटीज, ये एक बड़ा क्वेश्चन जो इस एक्ट की लिमिटेशंस बताता है, और हमें यही लिमिटेशन आपके मेंस का क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, आपको कैसा पूछा जाएगा कि ऑफ्टन वी आर हैविंग अ वेरी स्ट्रिंजेंट क्लॉज टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट ST and SC लॉ, फॉर एग्जांपल सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट्स। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दिस कम्युनिटी, व्हाट आर द वेरियस कॉजेस, क्यों वायलेंस है, क्या कॉज हो रहा है ना। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा। आप कह रहे हो स्पेशल कोर्ट बनाओ, अग्री। डू वी हैव इनफ जज, डू वी हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर? नो। स्पेशल कोर्ट तो बना देंगे, बट उस जज के पास वर्क कितना है? वी डोंट हैव इनफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, आप लोग कभी पुलिस स्टेशन गए हो? कितने लोग गए हैं? गए हो? कांस्टेबल, ASI, PSI से मिले हो? क्या लगता है, नॉलेज होगा एट्रोसिटी एक्ट का? उनकी भाषा देख के लगता है। मैं कुछ दिन पहले गया था, ये थोड़ा बच्चों के साथ काम था, उनका घर का इशू था, तो मैं बाहर खड़ा हूं, बुलाई नहीं रहा अंदर। बोले यार बेइज्जती की लिमिट होती है यार, है? मतलब तुम बिना फोन किए कुछ नहीं करते? वो बिना फोन किए अगर तुम्हारे कांटेक्ट नहीं है तो पुलिस स्टेशन तुमको जो ह्यूमिलिएशन फील होती है वो तुम सोच भी नहीं सकते। फिर मुझे बाहर आके फालतू उनके सीनियर को फोन करना, बोले भाई साहब क्या बेइज्जती करवा रहे हो, बाहर खड़ा हूं कब से। बाहर आके गाड़ी का, सर प्लीज, यार पहले कर लेते। अब इस टाइप के मेंटालिटी वाला आदमी जो पब्लिक सर्विस करने बैठा है, वो बिना पहचान के आपसे बात नहीं करना चाहता, उसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पता होगा लिटरली।
उसे छोड़ो, कितने एसटी एससी को पता कि एक्ट है? किसी को नहीं। जो तैयारी करते हैं उनके सिवाय किसी को नहीं पता कि एक्ट है उनके प्रिवेंशन के लिए, है कि नहीं? तो ना तो कम्युनिटी को, मतलब सोशली, ना ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, देयर इज वेरी वेरी मच डेफिशिएंसी ऑफ अवेयरनेस, है ना? किसी को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ये चैलेंज है, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। ठीक है। थर्ड, आप कहते हो टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करो, बट इट स्टिल टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं, सुन के हैरान ना गए बताना मुझे। बेल्ची इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया, इवन लक्ष्मणपुरा इंसिडेंस, सजा तो मिली होगी ना लोगों को, 58 लोगों को जिंदा जला दिया, सजा तो मिली होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 28 लोगों को फांसी की सजा दी थी, जितने इन्वॉल्व थे। इंटरेस्टिंगली हाई कोर्ट ने सबको आजाद कर दिया। द लैक ऑफ एविडेंस। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, कब की बात है सोच लो। इससे इंटरेस्टिंग इसका हाथरस केस, जब आपने कहा कि बच्ची को रेप करके ग्राउंड पे से छोड़ के भाग गए थे, उसकी जीभ काट दी थी एंड बहुत फिजिकली अब्यूज किया था। 11 डेज बाद सरफतगंज हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। तब हम लोग इसको करंट अफेयर में पढ़ा रहे थे। बड़ा हीनियस क्राइम था, सोच नहीं सकते इतना हीनियस था। इसके अक्यूज को तो सजा मिली होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। एविडेंस नहीं ना, क्या कर सकते। 11 डेज के बाद एफआईआर फाइल करेगा, कोई डीएनए ट्रेसेस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। मतलब जुडिशरी में या जस्टिस में डिले हो रहा है, हैंडलिंग में एरर आ रहे हैं। ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ, compensation. Whatever compensation we are providing is far less than what actually needed. जैसे हाथरस वाले केस में बच्चे के माँ बाप ने कहा कि हम उसकी डेड बॉडी जला दी थी, खाली रात में जला, 2:30 बजे जला दी थी, उनको अस्थियां दी थी। उनका हम अस्थि कभी नहीं डुबाएंगे जब तक मेरे बच्चे को न्याय ना मिले। आज भी नहीं मिला, आज भी वो सीआरपीएफ के प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन हटाए तो मार देंगे लोग। एक बार इंटरव्यू उनका वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि वी आर लिविंग इन अ जेल बिकॉज माई डॉटर गॉट रेप्ड। हम बिना सीआरपीएफ के परमिशन का सब्जी लेने नहीं जा सकते। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेल एंड होम? एक्चुअली प्रॉमिस ये किया गया था इनका कंप्लीट रीलोकेशन। कंप्लीट रीलोकेशन का मतलब होता है उन्हें वहां से हटा के किसी अच्छे और सेफ जगह पे परमानेंट सेटल करना। गवर्नमेंट की प्रॉमिस थी, है ना। कंपनसेशन इटसेल्फ is a great drawback in this field. Fifth, misuse. ये लिखना ही पड़ेगा। In lot of instances, there were lot of misuse, which sometime hides the real victims while showcasing the fake one. होता यूं है कि 50 विक्टिम बेचारे सही होंगे, 2 फेक केस हो गया, 2 फेक केस लाइमलाइट में आ जाएगा मीडिया में, और इसके से 50 जो रियल विक्टिम्स वो दब जाते हैं। पूरा एक्ट को लेकर माइंडसेट लोगों का बदल जाता है। ये एक जो 20 इयर्स वाला केस था, ये सीरियसली बहुत खतरनाक केस था कि 20 साल जेल में रहा बेचारा, उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बट ये रेयर इंसिडेंट था ना, इसके बेसिस पे आप पूरे एट्रॉसिटी एक्ट को चेक कर लोगे। इसके बेस पे इंडिया में पूरे एट्रॉसिटी एक्ट पे डिबेट होने लगी थी कि एक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आंदोलन हुए नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। देयर आर प्लेंटी मोर एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस जो आपको सर्च करनी है, लिखनी है, एंड ये भी लिखना है कि कैसे इसने प्रोटेक्ट भी किया है। इट बूस्टेड द मोरालिटी ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन इंडिया। इट मूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी बियॉन्ड लिटरल बुक्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
जस्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन टू एट्रॉसिटी इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी आपके एग्जाम में, जो कि मेंस में पूछी जाती है कि व्हाट इट कंट्रीब्यूटेड एंड व्हाट इट लैक्ड। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। श्योर। अब देखिए किस किस क्राइम को इसमें काउंट किया गया, उसकी एक लिस्ट में आपको दिखा देता हूं, आपको एक आइडिया रहना चाहिए खाली। हाँ देखिए यूपीसी के कुछ क्वेश्चन है, पहले वो देखिए। 2017, what are the two major legal initiatives taken by the state to eliminate discrimination against scheduled tribes after independence? Two major कौन कौन से हैं? Protection of Civil Rights Act 1955 and ST/SC Prevention of Atrocity Act 1989. Second, what are the two major अच्छा वही है, लिख लोगे इसका आंसर अब आराम से। अब कौन कौन से क्राइम है? फोर्स टू ईट और ड्रिंक ऑफेंसिव और इनएडिबल सब्सटेंसेस, क्योंकि पास्ट में ऐसा होता था, कुछ भी खाने के लिए मजबूर किया जाता था। एनॉयड, इंजर्ड, paraded naked, wrongfully deprived of cultivation of his land, wrongfully deprived of his right to any land, forced to beg, deprived of right, subjected wrongful legal proceeding, ये सभी चीजें एट्रॉसिटी में काउंट होगी। उसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। ये पूरा लिस्ट है, आराम से घर जाके देख लेना। सेक्शन 2 की हमने बात की है, ओके। ये सारी चीजें मैं आपके साथ एक एक करके ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। कंट्रोवर्सीज मैंने आपको सुभाष काशीनाथ महाजन जी का केस बताया, ठीक है। 2018 अमेंडमेंट की हमने बात की, हमने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस महाराष्ट्र, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया, डोंट वरी। आप लोग ये पीपीटी अगर आपको चाहिए, उसमें कुछ लिस्ट है एक्ट की और कुछ सेक्शंस लिखे गए हैं, जो सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई ऐसा आदमी पाया जाए जो कि एविडेंस को टेम्पर कर रहा है, जिससे एसटी/एससी को न्याय ना मिल पाए, तो उसे भी इसमें पनिशमेंट के लिए दिया रखा गया है, ठीक है। सो अगर आपको ये सभी चीजें, ये पीपीटी वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे कुछ टेलीग्राम चैनल की लिंक है, या लेक्चर के नीचे यूट्यूब में नीचे लिंक दी जाती है टेलीग्राम के, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं डाल दूंगा पीपीटी आज, क्योंकि लिखवाया नहीं मैंने कुछ भी। अगर लिखवाने बैठता तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता और वो फ्लो ब्रेक कर जाता, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, आपको लेक्चर को एक कॉम्पैक्ट लेवल में समझाने की कोशिश की है। और मुझे ऐसी थोड़ी बहुत आशा है कि आप समझ पाए होंगे। घर जाइएगा, फिर से लेक्चर देखिएगा, एक बार लिखिएगा। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अगेन कंटिन्यू विथ इंग्लिश मीडियम बैच ऑब्वियसली, और आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। ऑलराइट, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आई एम हियर लाइव, अगर कोई बच्चा कुछ भी डिस्कस करना चाहे, दे आर फ्री। लेट्स फेवरेट 5 मिनट्स, शायद इन लोगों को कुछ टाइप वाइप करना हो तो टाइम लगता है। आप लोग में से किसी को कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो तो यू कैन। मुझे सच किसी का कोई डाउट नहीं लग रहा। एंड कर दिया जाए, है ना।